Hello students, this is Rajiv Atri. In this video we will discuss third application of Gauss law. So students, third application is electric field due to a uniformly charged insulating solid sphere. This is our solid sphere. What does solid sphere signify? Solid sphere signifies that all over the volume there is material distributed, और वी कैन से दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। एक सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर मैं चार्जिंग करूं, क्योंकि ये इंसुलेटर है इसलिए मैं अपने जो मैंने बोला था कि चार्ज ओनली सरफेस पे रिजिड होगा, वो कंडक्टर के लिए था, बट इंसुलेटर है तो अंदर पूरी बॉडी के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड ओरिजिनल सरफेस की मैं रेडियस मानता हूँ स्मॉल आर, जैसे कि मैंने लास्ट एप्लीकेशन में भी मानी थी, सेंटर टू ओरिजिनल सरफेस। एंड ऐसे ही करेंगे यहाँ पे भी, पहले इनसाइड निकालेंगे फिर आउटसाइड निकालेंगे। बट कुछ भी फाइंड करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि इसके अंदर पहले हमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमें अगर इनसाइड निकालनी है तो अंदर की तरफ एक गॉसियन सरफेस भी बनाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया, गॉसियन सरफेस क्या कवर अप करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है कि कैसे कैसे वेरी कर रही है एज स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन स्फीयर। सो स्मॉल आर के साथ, इस डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊं, लास्ट में एक ग्राफ भी बना के दिखाएंगे कैसे कैसे वेरी कर रही है, वो हमें देखना है। सो स्टार्ट करते हैं। एज द स्फीयर हैव यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये लिखना भी जरूरी है, थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, अपनी वॉल्यूम के अराउंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। और हाँ, पहले इनसाइड निकालना है तो मैं लिख रहा हूं इनसाइड केस। इसमें भी ऐसे ही केसेस बनाने, पहले इनसाइड फिर आउटसाइड, एंड आफ्टर दैट ऑन सरफेस। Its volume uniformly charged throughout its volume, hence charge enclosed within the solid's Gaussian surface, within the Gaussian surface is कैसे निकाले इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। देखो, गॉसियन सरफेस हमने ऐसे रैंडमली ले लिया, कोई भी सरफेस, हाँ, और रैंडमली अगर मैं ऐसे ही कोई भी सरफेस कंसीडर करूंगा तो पहले चीज मेरे को चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पता होना चाहिए कि इस ओरिजिनल स्फीयर के अंदर यूनिट वॉल्यूम्स के अंदर किस पैटर्न में कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये निकालने के लिए, मतलब क्यू इनक्लोज्ड निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? चार्ज, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एंड ये जो वॉल्यूम है ना, ये ओरिजिनल सरफेस की मानी जाती है, ओरिजिनल सरफेस की वॉल्यूम, क्योंकि मैं ओरिजिनल सरफेस, ओरिजिनल बॉडी के ऊपर चार्ज निकाल रहा हूँ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, बचा क्या? क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब इनटू स्मॉल आर क्यूब। इस तरह से ये ऐसा ही है जैसे कि मान लो क्लास के अंदर आपको स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बतानी है। एक बेंच पे फिक्स है कि एक ही बच्चा बैठेगा या 2 बच्चे बैठेंगे। मान लो एक बेंच पे 2 बच्चे बैठ रहे हैं, 10 बेंच हैं, तो वो क्या हो गया? स्टूडेंट पर यूनिट बेंच इनटू टोटल नंबर ऑफ बेंच। हाँ, ऐसे ही बताओगे आप भी। तो ये चार्ज का भी सेम केस है, चार्ज per unit volume into volume of that particular Gaussian surface in which we have to find
आवर चार्ज। नाउ स्टूडेंट्स, ये निकला मेरा चार्ज इनक्लोज्ड। दिमाग में रखोगे, ये क्या है? चार्ज इनक्लोज्ड। क्या? Q into R cube divided by capital R cube. And what about flux? By Gauss law, फ्लक्स क्या होता है? phi is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. This is the flux according to Gauss law. Now Q enclosed is as it is लिखेंगे हम, epsilon naught यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. This is the flux from first side by Gauss law. Flux by Gauss law. एंड सिमिलर पैटर्न से हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी होती है फ्लक्स की बाय डेफिनेशन, जो कि ई डॉट डी एस एन कैप होती थी. उन दोनों को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. वही करेंगे. ये हमने निकाला इनसाइड का केस और फ्लक्स का केस. सिमिलर पैटर्न से हम अब क्या निकालेंगे? बाय गॉस लॉ. बाय गॉस लॉ हुआ बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस एन कैप. ऐसा डेफिनेशन यही कहती है. अब देखो, डॉट अगर मैं रिमूव करूंगा तो cos थीटा लगाना पड़ेगा. ऑब्वियस है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट cos थीटा होता है. और डॉट रिमूव करने के लिए मेरे को गॉसियन सरफेस पे एक स्मॉल सरफेस एरिया काटना पड़ेगा. ये होगा n कैप ds मींस एरिया वेक्टर. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी आउटवर्ड ही होती है. सो एंगल बीच का 0 डिग्री. 0 डिग्री एंगल है. डॉट हटेगा, एंगल अगर हम लगाएंगे डॉट हटा के, तो ये ds cos 0 क्या होता है? 1 होता है. E को बाहर निकालो, ds का इंटीग्रेशन कर दो, एंड ds सारा कवर होके क्या निकल के आएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर. याद रहे, 4 पाई आर स्क्वायर. गॉसियन सरफेस है, दैट्स व्हाई मैं स्मॉल आर स्क्वायर लिख रहा हूं. तो एक तरीके से फ्लक्स ये आया, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन, एक तरीके से फ्लक्स ये आया था फ्रॉम वन एंड टू. जैसा कि हमें क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए. और अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, अगर हम राइट हैंड साइड को भी बराबर करें, यही लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2. दोनों को इक्वेट करो. इस तरफ है E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, राइट हैंड साइड में है Q इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट. आर स्क्वेयर से कैंसिल. E इज इक्वल टू Q इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. This is the electric field at a point inside the solid sphere which is directly depend on, याद रहे ये चीजें हमें नोटिस करनी है बस, कि स्मॉल r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनसाइड. सिमिलरली अगर मैं सरफेस पे निकालूंगा, सरफेस पे निकालने के लिए क्या हमने कंसिडर किया था लास्ट एप्लीकेशन में? देखो, जब इनसाइड मानना था तो गॉसियन सरफेस भी अंदर बनाना था. सरफेस पे करूंगा तो गॉसियन सरफेस भी कहां पे होगा? सरफेस पे ही होगा. और गॉसियन सरफेस अगर सरफेस पे आ गया तो क्या केस लगेगा एट सरफेस? अगर गॉसियन सरफेस पे आ गया ओरिजिनल बॉडी के, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा. तो स्मॉल r को कैपिटल R अगर मैं डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E इज इक्वल टू Q. स्मॉल r को क्या पुट करना है? कैपिटल R. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का क्यूब. कैंसिल. बचेगा क्या? क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. जैसा कि हमें फिर से दिखा, Q बाय 4 पाई R स्क्वायर. चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कांस्टेंट एंड विच इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द मैक्सिमम
इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कहाँ पे होती है, एट सरफेस पे होती है। सरफेस निकला, इनसाइड निकला। आउटसाइड निकालने के लिए बिल्कुल सेम पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट एप्लीकेशन शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शेल, उसके अंदर यूज किया था। क्या, एक इक्वेशन निकालेंगे बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक एप्लीकेशन, एक फाई फ्लक्स का निकालेंगे इक्वेशन बाय गॉस लॉ। एंड जैसा कि मैं बता रहा हूं, आउटसाइड निकालूंगा तो गॉसियन सरफेस भी बाहर की तरफ ही बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस बाहर बनाना पड़ेगा तो सारा का सारा चार्ज, जितना चार्ज इस बॉडी के ऊपर है, वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे रेजिड करेगा, सॉरी अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर रेजिड होगा। मैंने सारा चार्ज कैपिटल क्यू मान के चला था, स्मॉल क्यू मान के चला था, जो कि इस पूरी बॉडी के अंदर का चार्ज है, वो सारा का सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही आया हुआ है। तो मैं जब फ्लक्स को ओपन करूंगा बाय गॉस लॉ, तो क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज्ड की जगह पे अब की बार मेरे को क्या लिखना है, सारा का सारा चार्ज यही है जो गॉसियन। अब गॉसियन सरफेस के ऊपर स्मॉल वेक्टर एन कैप ds बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, सो एंगल कितना हो गया इनके बीच का, 0 डिग्री। Small r is the radius of Gaussian surface, capital R is the radius of original surface। ये सारी चीजें करनी है हमें। देखो phi is equal to E dot ds n cap, डॉट हटेगा cos थीटा, cos 0 डिग्री है, ds का इंटीग्रेशन 4 pi r square। दिस इज द फ्लक्स, कहाँ पे, इनसाइड, हाँ सॉरी आउटसाइड बाय डेफिनेशन। एंड क्यू इनक्लोज, क्यू के बराबर रखना है, तो बाय गॉस लॉ फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आया मेरा 5 इन सेकंड इक्वेशन। इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट केस, अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं फ्रॉम 1 and 2, तो क्या आएगा, E into 4 pi r square is equal to Q divided by epsilon naught, and E is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught r square। This is the electric field, कहाँ पे, आउटसाइड। जैसा कि मैंने बताया, हमें ऑब्जर्व क्या करना होता है, हमें ऑब्जर्व करना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड r के साथ कैसे वेरी कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। ध्यान रहे, हमें ग्राफ के लिए ये सब चीजें देखनी है। तो ये था हमारा आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड दोनों केस स्टडी करने के बाद हमें एक ग्राफ बनाना होता है। वो ग्राफ देखें किस तरीके से बनाएंगे। अब सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशन याद रखना है, इनसाइड का भी आउटसाइड का भी, और फिर ग्राफिकल रिलेशन बनाते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज स्मॉल r, हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो सबसे पहला काम, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू कैपिटल R एंड ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स मीन्स कैपिटल R के बड़ा अगर R हो गया तो वो आउटसाइड वाला केस बनेगा। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये क्या है, सरफेस वाला केस है, ये क्या है, इनसाइड है, इस तरफ क्या हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है। और सरफेस पे क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हमने निकाला था अभी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पहले ही मैं एक पॉइंट लोकेट कर देता हूं, इस पॉइंट का मतलब क्या है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज मैक्सिमम वैल्यू। और यही वैल्यू कहाँ पे होगी, सरफेस पे होगी। हाँ तो सरफेस पे एकदम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। और सरफेस से पहले मतलब इनसाइड केस, इनसाइड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, हमने निकाला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r थी। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, इनसाइड के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसी, इनसाइड कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सिमिलरली आउटसाइड का केस, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, आप भी बना दें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, कैसा, आउटसाइड केस। This is the graph. So students, here we complete application number 3rd,
and if you like the content, please like the video and subscribe